धन्यवाद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का विषय है सातवाहन राजवंश, सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहनों को पुराणों में आंध्र के रूप में भी जाना जाता है। दक्कन क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन भारतीय राजवंश थे। अधिकांश आधुनिक विद्वानों का मानना है कि सातवाहन शासन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में शुरू हुआ और तीसरी शताब्दी सी की शुरुआत तक चला। हालांकि कुछ अपने शासन की शुरुआत पुराणों के आधार पर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में करते हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। सातवाहन साम्राज्य में मुख्य रूप से वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल थे। अलग अलग समय में उनका शासन आधुनिक गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक फैला। राजवंश के अलग अलग समय में अलग अलग राजधानी शहर थे, जिनमें प्रतिष्ठान, पैठन और अमरावती, धरणीकोटा शामिल थे। राजवंश की उत्पत्ति अनिश्चित है, लेकिन पुराणों के अनुसार उनके पहले राजा ने कब वंश को उखाड़ फेंका। मौर्य के बाद के युग में सातवाहनों ने दक्कन क्षेत्र में शांति स्थापित की और विदेशी आक्रमणकारियों के हमले का विरोध किया। विशेष रूप से शक पश्चिमी क्षत्रपों के साथ उनका संघर्ष लंबे समय तक चला। गौतमीपुत्र सातकर्णी और उनके उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासन में राजवंश अपने चरम पर पहुंच गया। तीसरी शताब्दी सी की शुरुआत में राज्य छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। सातवाहन अपने शासकों की छवियों के साथ भारतीय राज्य के सिक्के के शुरुआती जारीकर्ता थे। उन्होंने एक सांस्कृतिक सेतु का निर्माण किया और भारत गंगा के मैदान से भारत के दक्षिणी सिरे तक व्यापार और विचारों और संस्कृति के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया और प्राकृत साहित्य को संरक्षण दिया। ऑरिजिन्स, मूल। सातवाहनों की उत्पत्ति की तिथि और स्थान, साथ ही राजवंश के नाम का अर्थ, इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। इनमें से कुछ बहसें क्षेत्रवाद के संदर्भ में हुई हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना को सातवाहनों की मूल मातृभूमि के रूप में विभिन्न रूप से दावा किया जा रहा है। एटिमोलॉजी, शब्द साधन। एक सिद्धांत के अनुसार सातवाहन शब्द संस्कृत सप्तवाहन का एक प्राकृत रूप है। सात द्वारा संचालित। हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। इससे संकेत मिलता है कि सातवाहनों ने मूल रूप से पौराणिक सौर राजवंश के साथ जुड़ाव का दावा किया था, जैसा कि प्राचीन भारत में आम था। इंगोवा कार्तिकेय शर्मा के अनुसार राजवंश का नाम सता, तेज, फुर्तीला या तेज और वाहन शब्दों से लिया गया है। इस प्रकार अभिव्यक्ति का अर्थ है वह जो एक फुर्तीला घोड़े की सवारी करता है। सातकर्णी का अर्थ है वह जो शेर के कान की क्षमता रखता है। सातवाहन का अर्थ है जो शेर को अपने वाहन के रूप में उपयोग करता है। एक अन्य सिद्धांत उनके नाम को पहले के सत्यापुता वंश से जोड़ता है। फिर भी एक अन्य सिद्धांत का नाम मुंडा शब्द सदाम घोड़ा और हरपन पुत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है घोड़े की बलि देने वाले का पुत्र। राजवंश के कई शासकों का नाम या शीर्षक शतकर्णी है। सातवाहन, सातकर्णी, सातकनी और शालिवाहन एक ही शब्द के रूपांतर प्रतीत होते हैं। दामोदर धर्मानंद कोसंबी ने सिद्धांत दिया कि शतकर्णी शब्द मुंडा शब्द सदा घोड़ा और कौन बेटा से लिया गया है। पुराण सातवाहनों के लिए आंध्र नाम का उपयोग करते हैं। शब्द आंध्र वंश की जातीयता या क्षेत्र का उल्लेख कर सकता है। नीचे मूल मातृभूमि देखें। यह राजवंश के अपने अभिलेखों में प्रकट नहीं होता है। तमिल महाकाव्य सिलप्पतिकारम में एक नुरुवर कन्नार का उल्लेख है, जिसने अपने हिमालय अभियान के दौरान चेरा राजा सेंगुट्टुवन की मदद की थी। नरुवर कन्नार शब्द का सीधा अनुवाद सौकर्ण या शतकर्णी है, इसलिए नूररुवर कन्नार को सातवाहन वंश के साथ पहचाना गया है। कथासरितसागर एक पौराणिक व्युत्पत्ति का वर्णन करता है, जिसमें दीपकर्णी नाम के एक विधवा निःसंतान राजा को खोजने के लिए भविष्यवाणी की गई थी। सिंह पर सवार बालक उसके उत्तराधिकारी के रूप में। एक जंगल के शिकार के दौरान उन्हें एक ऐसा बच्चा मिला जो यक्ष से बने शेर की सवारी कर रहा था, जिसका नाम साता था। गोद लेने के बाद बच्चा अंततः राजा बन गया और सातवाहन या सात समर्थित के रूप में जाना जाने लगा। ओरिजिनल होमलैंड, मूल मातृभूमि। पुराणों में आंध्र और आंध्र जातीय नामों के उपयोग ने कुछ विद्वानों, जैसे कि E.J. रेप्सन और R.G. भंडारकर को यह विश्वास दिलाया है कि राजवंश की उत्पत्ति पूर्वी दक्कन क्षेत्र, ऐतिहासिक आंध्र क्षेत्र, वर्तमान में हुई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कोटिलिंगला में रानोसिरी चिमुका सातवाहन सा पौराणिक कथा वाले सिक्के पाए गए। एपिग्राफिस्ट और मुद्राशास्त्री P.V.P. शास्त्री ने शुरू में चिमुका की पहचान राजवंश के संस्थापक सिमुका के साथ की थी। सिमुका के उत्तराधिकारियों कान्हा और सातकर्णी के लिए जिम्मेदार सिक्के भी कोटिलिंगला में खोजे गए थे। इन खोजों के आधार पर अजय मित्र शास्त्री, D.R. रेड्डी, S. रेड्डी और शंकर R. गोयल जैसे इतिहासकारों ने सिद्धांत दिया कि कोटिलिंगला सातवाहनों का मूल घर था। अजय मित्र शास्त्री ने कहा कि कोटिलिंग में सिक्कों की खोज उस क्षेत्र को एक स्पष्ट संकेत देती है जहां हमें सातवाहन राजनीतिक सत्ता के मूल केंद्र का पता लगाना है।
हालांकि कोटलिंगला से सिक्के के नमूने छोटे हैं और यह निश्चित नहीं है कि ये सिक्के वहां ढाले गए थे या कहीं और से वहां पहुंचे थे। इसके अलावा राजवंश के संस्थापक सिमुका के साथ कोटिलिंगला के चिमुका की पहचान को पी.एल. गुप्ता और आई.के. शर्मा सहित कई विद्वानों ने चुनौती दी है, जिन्होंने बाद के शासक के रूप में चिमुका की पहचान की। पी.वी.पी. शास्त्री ने भी बाद में अपना विचार बदल दिया और कहा कि दोनों राजा अलग थे। कोटिलिंग खोज के अलावा सातवाहन राजकुमार शक्ति कुमार का एक सिक्का, जो संस्थापक की चौथी पीढ़ी में था, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से एक स्तरीकृत खोज के रूप में सूचित किया गया है। पुराणों के लिए इन ग्रंथों को बाद की तारीख में संकलित किया जा सकता था और यह निश्चित नहीं है कि सातवाहनों को उनके समय के दौरान आंध्र के रूप में संदर्भित किया गया था या नहीं। 700 BC के दौरान आंध्र जनजाति यमुना नदी के तट के पास रहने के लिए जाने जाते थे और अपस्तंबा, जो आपस्तंभ धर्मसूत्र के लेखक थे, उनके उपदेशक थे। वे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे और शुरू में विंध्य पर्वत के दक्षिण में बस गए। उन्होंने राज्यों की स्थापना की, कई शहरों का निर्माण किया। ये शहर वर्तमान दक्षिण महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के बीच व्यापक रूप से फैले हुए हैं। पैठन प्रतिष्ठानपुरम उनकी राजधानी थी। वे सातवाहन राजा हैं। इसका उल्लेख मैक्स्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। विद्वानों के एक अन्य वर्ग का मानना है कि सातवाहनों की उत्पत्ति पश्चिमी दक्कन वर्तमान महाराष्ट्र में हुई थी। प्रारंभिक सातवाहन काल सी. पहली शताब्दी ईसा पूर्व के सभी 4 मौजूदा शिलालेख इस क्षेत्र में और इसके आसपास पाए गए हैं। सबसे पहले ज्ञात सातवाहन शिलालेखों में से एक नासिक जिले में पांडवलेनी गुफाओं की गुफा संख्या 19 में पाया गया था, जो कान्हा 170 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान जारी किया गया था। नानेघाट में पाया गया एक शिलालेख सातकर्णी प्रथम की विधवा नयनिका या नागनिका द्वारा जारी किया गया था। नानेघाट में पाया गया एक अन्य शिलालेख पुरालेख के आधार पर इसी अवधि का है। महाराष्ट्र के उत्तर में स्थित मध्य प्रदेश के सांची में शातकर्णी द्वितीय के शासनकाल का एक थोड़ा बाद का शिलालेख मिला है। अन्य सातवाहन अभिलेखों में से अधिकांश पश्चिमी दक्कन में भी पाए गए हैं। दूसरी ओर पूर्वी दक्कन के पुरालेख साक्ष्य में 4वीं शताब्दी सी से पहले सातवाहनों का उल्लेख नहीं है। नेवासा में कान्हा के लिए जिम्मेदार एक मुहर और सिक्कों की खोज की गई है। सातकर्णी प्रथम के सिक्के महाराष्ट्र के नासिक, नेवासा और पौनी पूर्वी दक्कन और वर्तमान मध्य प्रदेश के स्थानों के अलावा में भी खोजे गए हैं। इस सबूत के आधार पर कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि सातवाहन शुरू में अपनी राजधानी प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन, महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में सत्ता में आए और फिर अपने क्षेत्र को पूर्वी दक्कन तक विस्तारित किया। काला सिनोपोली ने चेतावनी दी है कि सातवाहनों के पश्चिमी दक्कन मूल के बारे में अनुमान प्रारंभिक शिलालेखों के छोटे नमूने को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ रूप से अस्थायी है। कान्हा की पांडवलेनी में महामात्रा प्रभारी अधिकारी शब्द का उल्लेख है, जो इंगित करता है कि प्रारंभिक सातवाहन मौर्य प्रशासनिक मॉडल का पालन करते थे। सी. मार्गबिंदु ने सिद्धांत दिया कि सातवाहनों को आंध्र कहा जाता था क्योंकि वे पूर्वी दक्कन आंध्र क्षेत्र के मूल निवासी थे। हालांकि उन्होंने मौर्य अधीनस्थों के रूप में सेवा करने के बाद पहली बार पश्चिमी दक्कन में अपना साम्राज्य स्थापित किया। हिमांशु प्रभा रे 1986 ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा कि आंध्र मूल रूप से एक जातीय शब्द था और सातवाहन काल के बाद तक पूर्वी दक्कन के भौगोलिक क्षेत्र को निरूपित करने के लिए नहीं आया था। विद्या देहजिया के अनुसार पुराणों के लेखक, जो सातवाहन काल के बाद लिखे जा सकते थे, ने पूर्वी दक्कन में सातवाहन की उपस्थिति को उस क्षेत्र में उनकी उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में गलत समझा और उन्हें गलत तरीके से आंध्र कहा। पुराणों में सातवाहन राजाओं को आंध्रभूत्य कहा गया है। आंध्र एक आदिवासी और एक क्षेत्रीय नाम दोनों है। वर्तमान तेलुगु भूमि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में का बाद का क्षेत्रीय अर्थ सातवाहन काल समाप्त होने के बाद ही उपयोग में आया, जिसका अर्थ है कि आंध्र शब्द केवल आंध्र जनजाति का प्रतिनिधित्व करता है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऋग्वेद के अनुसार उत्तर भारत में यमुना नदी के किनारे उत्पन्न हुआ था, न कि वर्तमान आंध्र क्षेत्र या इसके तेलुगु लोगों के साथ। आंध्रभूत्य आंध्र के नौकर शब्द का 2 अर्थ हो सकता है। एक यह कि आंध्र मूल रूप से मौर्यों या शुंगों के सेवक थे। दूसरा, कुछ विद्वानों के अनुसार यह अभिव्यक्ति आंध्र के कुछ अन्य शासकों के सेवकों को इंगित करने के लिए ली गई है। ये विद्वान सातवाहनों के लिए कन्नड़ मूल का भी सुझाव देते हैं, जिसका अर्थ है कि राजवंश की उत्पत्ति वर्तमान कर्नाटक में हुई थी और शुरुआत में कुछ आंध्र शासकों के प्रति निष्ठा थी। कंगनहल्ली महास्तूप के ऊपरी ड्रम मेधी के एक स्लैब पर पाए गए एक सातवाहन शिलालेख में वशिष्ठ पुत्र श्री चिमुका सातवाहन के शासनकाल के 16 वर्ष का उल्लेख है, जिसे CA से दिनांकित किया जा सकता है। 110 BC V.S. सुकथनकर ने सिद्धांत दिया कि वर्तमान बेल्लारी जिले में क्षेत्रीय विभाजन सातवाहनी सतहानी, सातवाहनिहार या सथनी रथ सातवाहन परिवार की मातृभूमि थी। हालांकि डॉक्टर गोपालचारी ने सुकथनकर के सिद्धांत को चुनौती देते हुए कहा कि बेल्लारी जिले में प्रारंभिक सातवाहनों का एक भी शिलालेख नहीं मिलता है और बेल्लारी जिले में एकमात्र सातवाहन शिलालेख पुलुम्बी का था, जो सातवाहन इतिहास के बाद के चरण से संबंधित है।
कर्नाटक के कनागनहल्ली गांव में एक स्तूप, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी सीई के बीच का है, चूना पत्थर के पैनल में चिमुका, सिमुका, सातकनी, सातकर्णी और अन्य सातवाहन शासकों के चित्र हैं। इतिहास। सातवाहनों के बारे में जानकारी पुराणों, कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथों, राजवंश के शिलालेखों और सिक्कों, और विदेशी ग्रीक और रोमन खातों से प्राप्त होती है जो व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन स्रोतों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पूर्ण निश्चितता के साथ राजवंश के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। नतीजतन, सातवाहन कालक्रम के बारे में कई सिद्धांत हैं। फाउंडेशन। नींव। नानेघाट में एक सातवाहन शिलालेख में राजपरिवारों की सूची में सिमुक का उल्लेख पहले राजा के रूप में किया गया है। विभिन्न पुराणों में कहा गया है कि राजवंश के पहले राजा ने 23 वर्षों तक शासन किया और सिशुका, सिंधुका, छिस्मक, शिप्राका आदि के रूप में उनके नाम का उल्लेख किया। माना जाता है कि ये सिमुका की दूषित वर्तनी है, जिसके परिणामस्वरूप नकल और पुनः प्रतिलिपि बनाई गई है। पांडुलिपियां। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सिमुका को निश्चित रूप से दिनांकित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर सातवाहन शासन की शुरुआत 271 BC से 30 BC तक की जाती है। पुराणों के अनुसार पहले आंध्र राजा ने कब शासन को उखाड़ फेंका। कुछ ग्रंथों में उनका नाम बालीपुच्छा रखा गया है, DC। सरकार ने इस घटना को सिरका 30 BC, कई अन्य विद्वानों द्वारा समर्थित एक सिद्धांत। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि आंध्र वंश ने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। चूंकि सातवाहन शासन 3वीं शताब्दी की शुरुआत में समाप्त हुआ था, इसलिए उनके शासन की शुरुआत 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हो सकती है। मैक्स्थनीज की इंडिका 350 to 290 ईसा पूर्व में एंडारे नामक एक शक्तिशाली जनजाति का उल्लेख है, जिसके राजा ने 100,000 पैदल सेना, 2000 घुड़सवार सेना और 1000 हाथियों की सेना बनाए रखी थी। यदि अंदारे की पहचान आंध्र के साथ की जाती है, तो इसे 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होने वाले सातवाहन शासन का अतिरिक्त प्रमाण माना जा सकता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि 4 कब 45 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे, फिर यह फिर से आंध्र में जाएंगे। इस कथन के आधार पर इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि सातवाहन शासन मौर्य शासन के तुरंत बाद शुरू हुआ, उसके बाद कब अंतराल और फिर सातवाहन शासन का पुनरुद्धार हुआ। सिद्धांत के एक संस्करण के अनुसार सिमुक मौर्यों के उत्तराधिकारी बने। सिद्धांत का एक रूपांतर यह है कि सिमुका वह व्यक्ति था जिसने कण्वों को उखाड़ फेंककर सातवाहन शासन को बहाल किया था। पुराणों के संकलनकर्ता ने उन्हें राजवंश के संस्थापक के साथ भ्रमित किया। अधिकांश आधुनिक विद्वानों का मानना है कि सातवाहन शासक पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 2वीं शताब्दी CE तक चला। यह सिद्धांत पौराणिक अभिलेखों के साथ साथ पुरातात्विक और मुद्राशास्त्रीय साक्ष्यों पर आधारित है। सिद्धांत जो उनके शासन को पहले की अवधि के लिए दिनांकित करता है, अब काफी हद तक बदनाम हो गया है, क्योंकि विभिन्न पुराण एक दूसरे का खंडन करते हैं और पूरी तरह से पुरालेख या मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। सबसे पुराना सातवाहन शिलालेख कंगनहल्ली महान स्तूप के ऊपरी ड्रम मेधी के एक स्लैब पर पाया गया है, जिसमें वशिष्ठ पुत्र श्री चिमुका सातवाहन के शासनकाल के 16 वर्ष का उल्लेख है, जिसे CA से दिनांकित किया जा सकता है। 110 ईपू। कंगनहल्ली में एक अन्य पत्थर की पटिया पर राजा को संभवतः एक नागराज के साथ दिखाया गया है। अर्ली एक्सपेंशन। सांची डोनेशंस 50 BCE OCE। प्रारंभिक विस्तार। सांची दान 50 BC 0 CE। सिमुका का उत्तराधिकारी उसका भाई कान्हा, जिसे कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, ने लिया, जिसने पश्चिम में नासिक तक राज्य का विस्तार किया। उनके उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम ने उत्तर भारत के ग्रीक आक्रमणों के कारण हुई उथल पुथल का लाभ उठाते हुए पश्चिमी मालवा, अनुपात, नर्मदा घाटी और विदर्भ पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय सहित वैदिक यज्ञ किए। बौद्धों के बजाय उन्होंने ब्राह्मणों को संरक्षण दिया और उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन दान किया। कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में सातकनी या सातकमिनी नामक एक राजा का उल्लेख है, जो कुछ 56 सातकर्णी प्रथम के साथ पहचान करते हैं। शिलालेख एक सेना को भेजने और एक शहर के लिए खारवेल के खतरे का वर्णन करता है। चूंकि शिलालेख केवल आंशिक रूप से सुपाठ्य है, विभिन्न विद्वान शिलालेख में वर्णित घटनाओं की अलग अलग व्याख्या करते हैं। RD बैनर्जी और शैलेंद्र नाथ सेन के अनुसार खारवेल ने सातकर्णी के खिलाफ एक सेना भेजी। भगवल लाल के अनुसार सातकर्णी खारवेल द्वारा अपने राज्य पर आक्रमण से बचना चाहता था, इसलिए उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में घोड़ों, हाथियों, रथों और पुरुषों को खारवेल भेजा। सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार सातकर्णी के खिलाफ आगे बढ़ने में विफल रहने के बाद खारवेल की सेना ने अपना रास्ता बदल लिया। 59 एलेन डैनियलो के अनुसार खारवेल सातकर्णी के साथ मित्रवत था और बिना किसी संघर्ष के केवल अपने राज्य को पार किया। 60 सातकर्णी के उत्तराधिकारी सातकर्णी द्वितीय ने 56 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने शुंगों से पूर्वी मालवा पर कब्जा कर लिया। इसने उन्हें सांची के बौद्ध स्थल तक पहुंचने की अनुमति दी, जिसमें उन्हें मूल मौर्य साम्राज्य और शुंग स्तूपों के चारों ओर सजाए गए प्रवेश द्वारों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।
सातकर्णी II को सांची के एक समर्पित शिलालेख से जाना जाता है। वह लंबोदरा द्वारा सफल हुआ था। लंबोदरा के पुत्र और उत्तराधिकारी अपिलका के सिक्के पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। हालांकि एंड्रू ओलेट का तर्क है कि केवल एक ही सातकर्णी है, क्योंकि कथित पहली सातकर्णी को 10 साल और दूसरे 50 साल अन्य विद्वानों द्वारा सौंपा गया है, लेकिन इस राजा का एकमात्र दिनांकित शिलालेख उसके शासनकाल के 30 वर्ष से कैंडनखेड़ा मुहर है 60 BC, और उसने सीए पर शासन किया 88 to 42 ईसा पूर्व। आर्ट ऑफ सांची। सांची की कला। सातवाहनों ने सांची के बौद्ध स्तूप को अलंकृत करने में बहुत योगदान दिया। राजा शातकर्णी द्वितीय के तहत इसकी भारी मरम्मत की गई थी। गेटवे और बेल स्ट्रेट 70 BC के बाद बनाए गए थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहनों द्वारा कमीशन किया गया था। दक्षिणी गेटवे पर एक शिलालेख में लिखा है कि यह सातकर्णी द्वितीय के शाही वास्तुकार आनंद का काम था। एक शिलालेख सातवाहन सम्राट सातकर्णी के कारीगरों द्वारा दक्षिणी गेटवे के शीर्ष वास्तुशिल्प में से एक का उपहार दर्ज करता है। फर्स्ट वेस्टर्न सैट्रैप्स इन्वेजन अंडर नहपान। नहपान के तहत पहला पश्चिमी क्षत्रप आक्रमण। अपिलका के उत्तराधिकारियों के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय एक कुंतला सातकर्णी के गुप्त संदर्भों के। राजवंश के अगले प्रसिद्ध शासक हला थे, जिन्होंने महाराष्ट्री प्राकृत में सत्तासाई की रचना की थी। हला की तरह उनके 4 उत्तराधिकारियों ने भी बहुत कम अवधि, कुल 12 वर्ष के लिए शासन किया, जो सातवाहनों के लिए मुश्किल समय का संकेत था। पुरालेख और मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य बताते हैं कि सातवाहनों ने पहले उत्तरी दक्कन के पठार, उत्तरी कोंकण के तटीय मैदानों और इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाले पर्वतीय दर्रों को नियंत्रित किया था। 15 to 40 ईस्वी के दौरान उनके उत्तरी पड़ोसियों पश्चिमी क्षत्रपों ने इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया। पश्चिमी क्षत्रप शासक नहपान को पूर्व सातवाहन क्षेत्र पर शासन करने के लिए जाना जाता है, जैसा कि उनके राज्यपाल और दामाद ऋषभ दत्त के शिलालेखों से प्रमाणित है। पहला पुनरुद्धार। सातवाहन शक्ति को गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, जिन्हें सातवाहन शासकों में सबसे महान माना जाता है। 55 चार्ल्स हिघम ने अपने शासनकाल की तारीख सी 103 सी 127 सी। एस नागराजू ने इसे 106 to 130 सी की तारीख दी। 70 नईआम सहमति शैलेंद्र भंडारे, अकीरा शिमदा और ओस्कर वॉन हिनुबर द्वारा साझा की गई, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल को सीए मानते थे। 60 to 85 सी। जैसा कि इतिहास से स्पष्ट है कि 78 सी में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उज्जैन के विक्रमादित्य को हराया, जिसे बदले में मनाया गया और युगादि नाम दिया गया, जिसका अर्थ है नए युग की शुरुआत। आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र के लिए नया साल, गुड़ी पड़वा, तेलंगाना राज्य। इन राज्यों के बाद से लोग सातवाहन कैलेंडर का पालन करते हैं। एंड्रू ओलेट इसे 60 to 84 सी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा पराजित राजा पश्चिमी क्षत्रप शासक नहपना थे, जैसा कि नहपान के सिक्कों से पता चलता है, जो गौतमीपुत्र के नामों और उपाधियों से ढके हुए हैं। गौतमीपुत्र की मां गौतमी बालश्री का नासिक प्रशस्ति शिलालेख उनकी मृत्यु के बाद 20वें वर्ष के लिए उनकी उपलब्धियों को दर्ज करता है। शिलालेख की सबसे उदार व्याख्या से पता चलता है कि उसका राज्य उत्तर में वर्तमान राजस्थान से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में सौराष्ट्र से पूर्व में कलिंग तक फैला हुआ था। उन्होंने राजा, राजाओं के राजा और महाराजा, महान राजा की उपाधि धारण की, और उन्हें विंध्य के भगवान के रूप में वर्णित किया गया। उनके शासन के अंतिम वर्षों के दौरान उनका प्रशासन जाहिर तौर पर उनकी मां द्वारा संभाला गया था, जो किसी बीमारी या सैन्य व्यस्तता का परिणाम हो सकता था। उनकी माता गौतमी बालश्री द्वारा बनाए गए नासिक शिलालेख के अनुसार वह एक थे। गौतमीपुत्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वशिष्ठीपुत्र श्री पुलमावी या पुलुमई हुआ। शैलेंद्र नाथ सेन के अनुसार पुलुम्बी ने 96 से 119 ईस्वी तक शासन किया। चार्ल्स हिघम के अनुसार वह लगभग 110 सीई के सिंहासन पर चढ़े। शैलेंद्र भंडारे के अनुसार अकीरा शिमदा और ओस्कर वॉन हिनुबर वशिष्ठपुत्र श्री पुलमावी ने सीए पर शासन किया 85 to 125 सीई, और एंड्रू ओलेट इसे सीए मानते हैं 84 to 119 सीई। पुलुमावी में बड़ी संख्या में सातवाहन शिलालेख हैं और उनके सिक्के एक विस्तृत क्षेत्र में वितरित पाए गए हैं। यह इंगित करता है कि उसने गौतमीपुत्र के क्षेत्र को बनाए रखा और एक समृद्ध राज्य पर शासन किया। माना जाता है कि उसने बेल्लारी क्षेत्र को सातकर्णी के राज्य में जोड़ा था। डबल मस्तूल वाले जहाजों की विशेषता वाले उनके सिक्के कोरोमंडल तट पर पाए गए हैं, जो समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्ति में शामिल होने का संकेत देते हैं। अमरावती के पुराने स्तूप को उनके शासनकाल के दौरान पुनर्निर्मित किया गया था। रुद्रदामन प्रथम के अधीन दूसरा पश्चिमी क्षत्रप आक्रमण। पुलुम्बी का उत्तराधिकारी उसका भाई वशिष्ठपुत्र सातकर्णी था। एस एन सेन के अनुसार उन्होंने 120 to 149 ईस्वी के दौरान शासन किया। चार्ल्स हिघम के अनुसार उनके शासनकाल 138 to 145 सी तक फैला था। उन्होंने रुद्रदामन प्रथम की बेटी से शादी करते हुए पश्चिमी क्षत्रपों के साथ एक विवाह गठबंधन में प्रवेश किया।
रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में कहा गया है कि उसने दक्षिणापथ दक्कन के स्वामी सातकर्णी को 2 बार हराया। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने घनिष्ठ संबंधों के कारण पराजित शासक के जीवन को बख्शा। D.R. भंडारकर और दिनेश चंद्र सरकार के अनुसार रुद्रदामन द्वारा पराजित शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। हालांकि E.J. रैप्सन का मानना था कि पराजित शासक उनका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुम्बी था। शैलेंद्र नाथ सेन और चार्ल्स हिघम का मानना है कि पराजित शासक वशिष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी शिवस्कंद या शिवश्री पुलुमई या पुलुम्बी थे। अपनी जीत के परिणामस्वरूप रुद्रदामन ने पुणे और नासिक के चरम दक्षिण क्षेत्रों को छोड़कर पहले नहपाना के कब्जे वाले सभी पूर्व क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। सातवाहन प्रभुत्व दक्कन में अपने मूल आधार और अमरावती के आसपास पूर्वी मध्य भारत तक सीमित थे। दूसरा पुनरुद्धार। मुख्य सातवाहन वंश से संबंधित अंतिम व्यक्ति श्री यज्ञ सातकर्णी ने संक्षेप में सातवाहन शासन को पुनर्जीवित किया। S.N. सेन के अनुसार उन्होंने 170 to 199 ईस्वी के दौरान शासन किया। चार्ल्स हिघम ने अपने शासनकाल के अंत की तारीख 181 उनके सिक्कों में जहाजों के चित्र हैं, जो नौसेना और समुद्री व्यापार की सफलता का संकेत देते हैं। 55 नासिक, कन्हेरी और गुंटूर में उनके सिक्कों और शिलालेखों के व्यापक वितरण से संकेत मिलता है कि उनका शासन दक्कन के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में फैला हुआ था। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों के खोए हुए अधिकांश क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया और उनकी नकल करते हुए चांदी के सिक्के जारी किए। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों के दौरान अभिरिस ने नासिक क्षेत्र के आसपास राज्य के उत्तरी भागों पर कब्जा कर लिया। पतन। यज्ञ सातकर्णी के बाद शायद केंद्रीय शक्ति में गिरावट के कारण सामंतों के उदय के बाद राजवंश जल्द ही बुझ गया था। दूसरी ओर पश्चिमी क्षत्रप अगली 2 शताब्दियों तक समृद्ध होते रहेंगे, जब तक कि गुप्त साम्राज्य द्वारा उनका विलोपन नहीं हो जाता। यज्ञश्री को माधुरीपुत्र स्वामी ईश्वर सेन ने सफल बनाया। अगले राजा विजय ने 6 साल तक शासन किया। उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र श्री चड्ढा सातकर्णी ने 10 वर्षों तक शासन किया। पुलुम्बी चतुर्थ, मुख्य लाइन के अंतिम राजा, ने सी तक शासन किया। 225 CE। उनके शासनकाल के दौरान नागार्जुनकोंडा और अमरावती में कई बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश भी उनके राज्य का हिस्सा था। पुलुम्बी चतुर्थ की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य 5 छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग सातवाहनों की एक संपार्श्विक शाखा द्वारा शासित, जो 4वीं शताब्दी की शुरुआत में समाप्त हुआ। नासिक के आसपास का पश्चिमी भाग अभिरा वंश द्वारा शासित। पूर्वी भाग कृष्ण गुंटूर क्षेत्र आंध्र इक्ष्वाकुसों द्वारा शासित। दक्षिण पश्चिमी भाग उत्तरी कर्नाटक बनवासी के चुतुओं द्वारा शासित। पल्लवों द्वारा शासित। दक्षिण पूर्वी भाग। प्रादेशिक विस्तार। सातवाहन क्षेत्र में उत्तरी दक्कन क्षेत्र शामिल था, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ है। कई बार उनका शासन वर्तमान गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक भी फैला। गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां गौतमी बालश्री द्वारा जारी नासिक प्रशस्ति शिलालेख का दावा है कि उनके बेटे ने उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैले एक व्यापक क्षेत्र पर शासन किया। यह स्पष्ट नहीं है कि इन दावा किए गए क्षेत्रों पर गौतमीपुत्र का प्रभावी नियंत्रण था या नहीं। किसी भी मामले में ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि इन क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण लंबे समय तक नहीं रहा। इसके अलावा यह क्षेत्र निरंतर नहीं था। इस क्षेत्र के कई क्षेत्र शिकारी और अन्य आदिवासी समुदायों के नियंत्रण में रहे। सातवाहन राजधानी समय के साथ बदलती रही। नासिक शिलालेख गौतमीपुत्र को वेंकाटक के स्वामी के रूप में वर्णित करता है। यह सुझाव देता है कि यह उनकी राजधानी का नाम था। टॉलमी 2वीं शताब्दी CE ने प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन को पुलुम्बी की राजधानी के रूप में वर्णित किया। अन्य समय में सातवाहन की राजधानियों में अमरावती, धरणीकोटा और जुन्नार शामिल थे। M.K. धवलीकर ने सिद्धांत दिया कि मूल सातवाहन राजधानी जुन्नार में स्थित थी, लेकिन उत्तर पश्चिम से शक कुषाण घुसपैठ के कारण प्रतिष्ठान में स्थानांतरित किया जाना था। कई सातवाहन युग के शिलालेख धार्मिक मठों को अनुदान देते हैं। इन शिलालेखों में दाताओं के निवास के रूप में अक्सर जिन बस्तियों का उल्लेख किया गया है, उनमें सोपारा, कल्याण, भरूच, कुडा, अज्ञात और चौल के समुद्री बंदरगाह शामिल हैं। सबसे अधिक बार उल्लेखित अंतर्देशीय बस्तियों में धन्यकटकम, धरणीकोटा, जुन्नार, नासिक, पैठन और कराड़ शामिल हैं। पश्चिमी दक्कन में अन्य महत्वपूर्ण सातवाहन स्थलों में गोवर्धन, नेवासा, टेर और वडगांव माधवपुर शामिल हैं। पूर्वी दक्कन के लोगों में अमरावती, धुलिकटा, कोटलिंगला और पेदाबनकुर शामिल हैं। प्रशासन। सातवाहनों ने शास्त्रों के प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन किया। उनकी सरकार मौर्यों की तुलना में कम शीर्ष भारी थी और सामंतों के कई स्तरों को चित्रित किया। राजन, वंशानुगत शासक राजाओं, शुद्ध राजकुमारों ने अपने ही नाम के सिक्के चलाए। महारथी, वंशानुगत स्वामी जो अपने नाम पर गांव दे सकते थे और शासक परिवार के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखते थे। महाभोजसी, महासेनापति। पुलुमावी 2 के तहत सिविल प्रशासक। पुलुम्बी IB के तहत एक जनपद के राज्यपाल। महातलवर, महान चौकीदार। शाही राजकुमारों कुमारों को प्रांतों के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था।
ऐसा प्रतीत होता है कि अहारा सातवाहन राज्य व्यवस्था का सबसे बड़ा भौगोलिक उपखंड रहा है। कई शिलालेख उन पर शासन करने के लिए नियुक्त राज्यपालों के नाम पर अहारों का उल्लेख करते हैं, जैसे गोवर्धनहारा, मामलाहारा, सातवनिहार और कपूरहारा। इससे पता चलता है कि सातवाहनों ने एक औपचारिक प्रशासनिक और राजस्व संग्रह संरचना बनाने का प्रयास किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी के शिलालेख एक नौकरशाही संरचना के अस्तित्व का सुझाव देते हैं, हालांकि यह निश्चित नहीं है कि यह संरचना कितनी स्थिर और प्रभावी थी। उदाहरण के लिए, नासिक गुफा 11 के 2 शिलालेखों में तपस्वी समुदायों को कृषि भूमि का दान दर्ज किया गया है। वे कहते हैं कि तपस्वियों को कर छूट और शाही अधिकारियों से गैर हस्तक्षेप का आनंद मिलेगा। पहले शिलालेख में कहा गया है कि अनुदान को गौतमीपुत्र के मंत्री शिवगुप्त ने राजा के मौखिक आदेशों पर अनुमोदित किया था और महान प्रभुओं द्वारा संरक्षित किया गया था। दूसरे शिलालेख में गौतमीपुत्र और उनकी मां द्वारा दिए गए अनुदान का उल्लेख है और श्यामाका को गोवर्धन आहार के मंत्री के रूप में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि चार्टर को लोटा नाम की एक महिला द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो पुरातत्वविद जेम्स बर्गस की व्याख्या के अनुसार गौतमीपुत्र की मां की मुख्य महिला प्रतीक्षारत थी। सातवाहन युग के शिलालेखों में 3 प्रकार की बस्तियों का उल्लेख है: नगर, शहर, निगमा, बाजार शहर और गामा, गांव। शास्त्री के अनुसार सातवाहनों को 3 महासागरों के स्वामी के रूप में वर्णित किया गया था और उन्होंने विदेशी उपनिवेश और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके तहत बौद्ध कला ने पश्चिमी भारत के गुफा मंदिरों में आज तक संरक्षित सुंदरता और लालित्य के शानदार रूपों को प्राप्त किया और अमरावती, गोली, नागार्जुनिकोंडा के स्तूप से जीवित बचे। इस परंपरा का पालन पूर्वी और पश्चिमी दक्कन में सातवाहन के उत्तराधिकारियों द्वारा किया गया था। अर्थव्यवस्था। सातवाहनों ने कृषि की गहनता, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि और भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर और बाहर व्यापार के माध्यम से आर्थिक विस्तार में भाग लिया और इससे लाभान्वित। सातवाहन काल के दौरान उपजाऊ क्षेत्रों में, विशेष रूप से प्रमुख नदियों के किनारे, कई बड़ी बस्तियां उभरी। वन निकासी और सिंचाई जलाशयों के निर्माण के परिणामस्वरूप कृषि उपयोग के तहत भूमि की मात्रा में भी काफी विस्तार हुआ। सातवाहन काल में खनिज संसाधनों से युक्त स्थलों का दोहन बड़ा होगा, जिससे इन क्षेत्रों में नई बस्तियों का उदय हुआ। ऐसी साइटों ने वाणिज्य और शिल्प जैसे सिरेमिक वेयर की सुविधा प्रदान की। सातवाहन काल के दौरान बड़ा हुआ शिल्प उत्पादन कोटलिंगला जैसे स्थलों पर पुरातात्विक खोजों के साथ साथ कारीगरों और गिल्डों के अभिलेखीय संदर्भों से स्पष्ट है। सातवाहनों ने भारतीय समुद्री तट को नियंत्रित किया और परिणामस्वरूप वे रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते भारतीय व्यापार पर हावी हो गए। एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस में 2 महत्वपूर्ण सातवाहन व्यापार केंद्रों का उल्लेख है, प्रतिष्ठान और तगारा। अन्य महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों में कोंडापुर, बनवासी और माधवपुर शामिल थे। नानाघाट एक महत्वपूर्ण दर्रे का स्थल था जो सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान को समुद्र से जोड़ता था। रिलीजन, धर्म। सातवाहन हिंदू थे और उन्होंने ब्राह्मणवादी स्थिति का दावा किया, हालांकि उन्होंने बौद्ध मठों को भी उदारदान दिया। सातवाहन काल में आम लोग आमतौर पर विशेष रूप से एक विशेष धार्मिक समूह का समर्थन नहीं करते थे। बौद्ध मठ की गुफा की दीवारों पर दर्ज नयनिका के नानेघाट शिलालेख में उल्लेख है कि उनके पति सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध घोड़े की बलि, राजसूय, शाही अभिषेक और अज्ञेय अग्नि समारोह सहित कई वैदिक यज्ञ किए। शिलालेख में इन बलिदानों के लिए ब्राह्मण पुजारियों और उपस्थित लोगों को भुगतान की गई पर्याप्त फीस भी दर्ज है। उदाहरण के लिए, भागल दशरथ यज्ञ के लिए 10,001 गायें दी गईं और 24,400 सिक्के एक और बलिदान के लिए दिए गए, जिसका नाम स्पष्ट नहीं है। गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेख में उनके पुत्र गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक ब्रह्मण कहा जाता है, जिसे कुछ लोग बेजोड़ ब्राह्मण के रूप में व्याख्या करते हैं, इस प्रकार एक ब्राह्मण मूल का संकेत देते हैं। हालांकि आर.जी. भंडारकर इस शब्द की व्याख्या ब्राह्मणों के एकमात्र रक्षक के रूप में करते हैं। सातवाहन काल के दौरान दक्कन क्षेत्र में कई बौद्ध मठवासी स्थल उभरे। हालांकि इन मठों और सातवाहन सरकार के बीच सटीक संबंध स्पष्ट नहीं है। कान्हा के शासनकाल के दौरान जारी पांडवलेनी गुफा शिलालेख में कहा गया है कि गुफा की खुदाई श्रमणों, गैर वैदिक तपस्वियों के महामात्रा प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई थी। इसके आधार पर सुधाकर चट्टोपाध्याय ने निष्कर्ष निकाला कि कान्हा ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया और बौद्ध भिक्षुओं के कल्याण के लिए समर्पित एक प्रशासनिक विभाग था। हालांकि काला एम. सिनोपोली ने नोट किया कि हालांकि सातवाहन राजघरानों द्वारा बौद्ध मठों को दान के कुछ रिकॉर्ड हैं, लेकिन अधिकांश दान गैर शाहों द्वारा किए गए थे। इन दानदाताओं में सबसे आम व्यापारी थे और कई मठ महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के साथ स्थित थे। व्यापारियों ने शायद मठों को दान दिया था, क्योंकि इन साइटों ने विश्राम गृहों के रूप में सेवा करके और संभवतः सीधे व्यापार में भाग लेकर व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। 93 ऐसा प्रतीत होता है कि मठ गैर बौद्धों, विशेषकर ब्राह्मणों को किए गए दान सहित धर्मार्थ दान प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। लैंग्वेज, भाषा।
अधिकांश सातवाहन शिलालेख और सिक्का किंवदंतियां एक मध्य इंडो आर्यन भाषा में हैं। 98 कुछ आधुनिक विद्वानों द्वारा इस भाषा को प्राकृत कहा गया है, लेकिन इस शब्दावली को तभी सही माना जा सकता है जब प्राकृत शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाए ताकि प्रत्येक मध्य इंडो आर्यन भाषा को शामिल किया जा सके जो बिल्कुल संस्कृत नहीं है। शिलालेखों की भाषा वास्तव में सातवाहन राजा हला के लिए जिम्मेदार गाहा सत्तासाई संकलन में प्रयुक्त साहित्यिक प्राकृत की तुलना में संस्कृत के अधिक करीब है। सातवाहनों ने राजनीतिक शिलालेखों में भी संस्कृत का इस्तेमाल किया, लेकिन शायद ही कभी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक प्रशस्ति के पास पाया गया एक खंडित शिलालेख एक मृत राजा शायद गौतमीपुत्र का वर्णन करने के लिए वसंत तिलका मीटर में संस्कृत के छंदों का उपयोग करता है। सन्नति में पाया गया एक संस्कृत शिलालेख संभवतः गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी का उल्लेख करता है, जिनके सिक्कों में एक संस्कृत कथा भी है। सातवाहनों ने एक तरफ मध्य इंडो आर्यन भाषा और दूसरी तरफ तमिल भाषा की विशेषता वाले द्विभाषी सिक्के भी जारी किए। इंस्क्रिप्शंस शिलालेख सातवाहन काल से कई ब्राह्मी लिपि शिलालेख उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बौद्ध संस्थानों को दिए गए दान को रिकॉर्ड करते हैं और राजवंश के बारे में अधिक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। सातवाहन राजघरानों द्वारा स्वयं जारी किए गए शिलालेख भी मुख्य रूप से धार्मिक दान से संबंधित हैं, हालांकि उनमें से कुछ शासकों और शाही संरचना के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पुराना सातवाहन शिलालेख नासिक गुफा 19 से है, जिसमें कहा गया है कि गुफा को राजा कान्हा के शासनकाल के दौरान नासिक के महामात्रा समन ने बनवाया था। नानेघाट में सातकर्णी प्रथम की विधवा नयनिका द्वारा जारी एक शिलालेख मिला है। यह नयनिका के वंश को दर्ज करता है और शाही परिवार द्वारा किए गए वैदिक बलिदानों का उल्लेख करता है। नानेघाट के एक अन्य शिलालेख में सातवाहन राजघरानों के नाम शामिल हैं, जो उनके आधार राहत चित्रों पर लेबल के रूप में दिखाई देते हैं। चित्र अब पूरी तरह से मिट चुके हैं, लेकिन माना जाता है कि यह शिलालेख पुरालेख के आधार पर नयनिका के शिलालेख के समकालीन है। अगला सबसे पुराना सातवाहन युग का शिलालेख सांची में स्तूप 1 के एक तराशे हुए प्रवेश द्वार पर दिखाई देता है। इसमें कहा गया है कि तत्व आनंद द्वारा दान किया गया था, जो श्री सातकर्णी के कारीगरों के फोरमैन के पुत्र थे। यह शिलालेख संभवतः सातकर्णी द्वितीय के शासनकाल का है। कॉइनेज टनकन सातवाहन सबसे पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने अपने शासकों के चित्रों के साथ अपने सिक्के जारी किए, जिसकी शुरुआत राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी से हुई, जो कि पश्चिमी क्षत्रपों से प्राप्त एक प्रथा थी जिसे उन्होंने हराया था। पश्चिमी क्षत्रप स्वयं उत्तर पश्चिम में भारत यूनानी राजाओं के सिक्कों की विशेषताओं का अनुसरण कर रहे थे। दक्कन क्षेत्र में हजारों सीसा, तांबे और पोटिन सातवाहन सिक्के खोजे गए हैं। कुछ सोने और चांदी के सिक्के भी उपलब्ध हैं। इन सिक्कों में एक समान डिजाइन या आकार नहीं है, और यह सुझाव देते हैं कि सातवाहन क्षेत्र के भीतर कई खनन स्थान मौजूद थे, जिससे सिक्कों में क्षेत्रीय अंतर पैदा हो गया। सभी क्षेत्रों और सभी कालों में सातवाहनों के सिक्का किंवदंतियों ने बिना किसी अपवाद के एक प्राकृत बोली का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कुछ उल्टे सिक्के की किंवदंतियां द्रविड़ियन, तमिल और तेलुगु भाषाओं के समान द्रविड़ लिपि में हैं। कुछ भिन्नताओं के अलावा ब्राह्मी लिपि के समान कई सिक्कों में कई शासकों जैसे सातवाहन, सातकर्णी और पुलुमावी के लिए सामान्य शीर्षक या मेट्रोनिम्स होते हैं, इसलिए सिक्कों द्वारा प्रमाणित शासकों की संख्या निश्चित रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती है। विभिन्न सिक्कों पर 16 से 20 शासकों के नाम अंकित हैं। इनमें से कुछ शासक सातवाहन राजाओं के बजाय स्थानीय कुलीन प्रतीत होते हैं। सातवाहन सिक्के उनके कालक्रम, भाषा और यहां तक कि चेहरे की विशेषताओं, घुंघराले बाल, लंबे कान और मजबूत होंठ के रूप में अद्वितीय संकेत देते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से सीसा और तांबे के सिक्के जारी किए। उनके चित्र शैली के चांदी के सिक्के आमतौर पर पश्चिमी क्षत्रप राजाओं के सिक्कों पर लगाए जाते थे। सातवाहन के सिक्के हाथी, शेर, घोड़े और चैत्य, स्तूप जैसे विभिन्न पारंपरिक प्रतीकों के साथ साथ उज्जैन प्रतीक, अंत में 4 वृत्तों के साथ एक क्रॉस भी प्रदर्शित करते हैं। कल्चरल अचीवमेंट्स सांस्कृतिक उपलब्धियां सातवाहनों ने संस्कृत के बजाय प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया। सातवाहन राजा हला महाराष्ट्री कविताओं के संग्रह को संकलित करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ग सत्तासाई संस्कृत गाथा सप्तशती के रूप में जाना जाता है। हालांकि भाषाई साक्ष्य से ऐसा लगता है कि अब मौजूदा काम को अगली शताब्दी या 2 में फिर से संपादित किया जाना चाहिए था। इस पुस्तक के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया था कि कृषि आजीविका का मुख्य साधन था। साथ ही कई तरह के अंधविश्वास भी हावी हो गए थे। इसके अतिरिक्त हला के मंत्री गुणाध्या बृहत कथा के लेखक थे। स्कल्पचर्स मूर्तियों मधुकर केशव धवलीकर लिखते हैं कि दुर्भाग्य से सातवाहन की मूर्तियों को कभी भी एक स्वतंत्र स्कूल के रूप में मान्यता नहीं मिली है, इस तथ्य के बावजूद कि इसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय के अनुसार सबसे पहले भाजा विहार गुफा में है, जो मूर्तिकला की शुरुआत का प्रतीक है। 200 BC के आसपास सातवाहन प्रभुत्व में कला। इसे नक्काशी से सजाया गया है और यहां तक कि स्तंभों में स्फिंक्स जैसे पौराणिक जानवरों के साथ एक कमल की राजधानी है। गेटवे बुद्ध के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को चित्रित करता है। इसमें मतदाताओं को दर्शाया गया है, प्रत्येक सीढ़ी के दोनों ओर 2-2, जो वास्तव में वह सैरगाह है जिस पर बुद्ध चले थे।
ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 4 खर्च किए सप्ताह बोधि वृक्ष के पास। इनमें से तीसरा सप्ताह उन्होंने सैर सपाटे चंकमा के साथ साथ घूमने में बिताया। उपरोक्त कुछ प्रमुख सातवाहन मूर्तियों के साथ साथ कुछ और मूर्तियां भी मौजूद थीं, अर्थात द्वारपाल, गजलक्ष्मी, शलभंजिका, शाही जुलूस, सजावटी स्तंभ आदि। ब्रॉन्ज, पीतल, कई धातु की मूर्तियां पाई जाती हैं जिन्हें सातवाहन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ब्रह्मापुरी से कांसे की अनूठी वस्तुओं का भंडार भी मिला है। वहां से प्राप्त अनेक वस्तुएं भारतीय थीं, लेकिन रोमन और इतालवी प्रभाव को भी प्रतिबिंबित करती थीं। पोसीडॉन की एक छोटी मूर्ति, शराब के जग और परसियस और एंड्रोमेडा को दर्शाने वाली एक पट्टिका भी उस घर से प्राप्त की गई जहां से वस्तुएं मिली थीं। एशमोलियन संग्रहालय में ठीक हाथी, ब्रिटिश संग्रहालय में यक्षी की छवि और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में रखे पोशेरी में पाए जाने वाले कॉर्नुकोपिया को भी सातवाहन काल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आर्किटेक्चर, अमरावती स्तूप की मूर्तियां सातवाहन काल के स्थापत्य विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने अमरावती 95 फीट ऊंचे में बौद्ध स्तूप बनवाए। उन्होंने गोली, जगियाहपेटा, गंताशाला, अमरावती भट्टीप्रोलु और श्री पर्वतम में भी बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण किया। अजंता के चित्रों वाली गुफाओं IX और X को सातवाहन द्वारा संरक्षण दिया गया था और सभी गुफाओं में पेंटिंग उनके साथ शुरू हुई प्रतीत होती है। अशोक के स्तूपों का विस्तार किया गया, पहले की ईंटों और लकड़ी के कामों को पत्थर के कामों से बदल दिया गया। इन स्मारकों में सबसे प्रसिद्ध स्तूप हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध अमरावती स्तूप और नागार्जुनकोंडा स्तूप हैं। पेंटिंग्स, चित्र, सातवाहन पेंटिंग भारत में प्रागैतिहासिक रॉक कला को छोड़कर सबसे पहले जीवित नमूने हैं और वे केवल अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं। अजंता की कलात्मक गतिविधि के 2 चरण थे। पहली दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, जब सातवाहन शासन के दौरान हीनयान गुफाओं की खुदाई की गई थी। बाद में शताब्दी के उत्तरार्ध में वाकाटकों के अधीन। अजंता की गुफाओं पर प्रकृति की अनियमितताओं और कुछ बर्बरता ने भारी तबाही मचाई है। गुफा संख्या 9 और 10 में सातवाहनों से संबंधित कुछ ही अंश बचे हैं, जो दोनों स्तूपों के साथ चैत्यगृह हैं। अजंता में सातवाहन काल की सबसे महत्वपूर्ण जीवित पेंटिंग गुफा संख्या 10 में छदंत जातक है, लेकिन वह भी केवल खंडित है। यह एक पौराणिक कहानी से संबंधित 6 दांतों वाले बोधिसत्व नाम के एक हाथी की पेंटिंग है। नर और मादा दोनों की मानव आकृतियां आमतौर पर सातवाहन होती हैं। जहां तक उनकी शारीरिक पहचान, वेशभूषा और आभूषणों का संबंध है, सांची गेटवे पर उनके समकक्षों के लगभग समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि सांची के आंकड़ों ने अपना कुछ वजन कम किया है। आर्ट ऑफ अमरावती, अमरावती की कला, सातवाहन शासक बौद्ध कला और वास्तुकला में उनके योगदान के लिए भी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने कृष्णा नदी घाटी में महान स्तूपों का निर्माण किया, जिसमें आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्तूप भी शामिल है। स्तूपों को संगमरमर के स्लैब में सजाया गया था और बुद्ध के जीवन के दृश्यों के साथ तराशा गया था, जिन्हें एक विशिष्ट पतली और सुरुचिपूर्ण शैली में चित्रित किया गया था। अमरावती शैली की मूर्तिकला ने भी दक्षिण पूर्व एशिया की मूर्तिकला को प्रभावित किया। लिस्ट ऑफ रूलर्स, शासकों की सूची। कई पुराणों में सातवाहन राजाओं का कालक्रम है। हालांकि विभिन्न पुराणों में राजवंश में राजाओं की संख्या, राजाओं के नाम और उनके शासन की लंबाई को लेकर विसंगतियां हैं। इसके अलावा पुराणों में सूचीबद्ध कुछ राजाओं को पुरातात्विक और मुद्राशास्त्रीय साक्ष्यों के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया गया है। इसी तरह सिक्कों और शिलालेखों से कुछ राजाओं को जाना जाता है, जिनके नाम पौराणिक सूचियों में नहीं मिलते हैं। इतिहासकारों द्वारा सातवाहन राजाओं के पुनर्निर्माण 2 श्रेणियों में आते हैं। पहले के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के तुरंत बाद सिमुक के शासन से शुरू होकर 30 सातवाहन राजाओं ने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। यह दृष्टिकोण पुराणों पर बहुत अधिक निर्भर करता है और अब काफी हद तक बदनाम है। पुनर्निर्माण की दूसरी और अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत श्रेणी के अनुसार सातवाहन शासन लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इस श्रेणी के कालक्रम में राजाओं की संख्या कम होती है और पुरातात्विक, मुद्राशास्त्रीय और पाठ्य साक्ष्य के साथ पुराण अभिलेखों को मिलाते हैं। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना तिथि के बारे में अनिश्चितता के कारण सातवाहन राजाओं के शासनकाल के लिए पूर्ण तिथियां देना मुश्किल है। इसलिए कई आधुनिक विद्वान ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित सातवाहन राजाओं के शासनकाल के लिए पूर्ण तिथियां नहीं देते हैं और जो एक दूसरे के साथ बहुत भिन्न होते हैं। हिमांशु प्रभारे पुरातात्विक और मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित कालक्रम प्रदान करते हैं। सिमुका 100 BC से पहले, कान्हा 100 to 70 ईसा पूर्व, सातकर्णी प्रथम 70 to 60 ईसा पूर्व, शातकर्णी द्वितीय 50 to 25 ईसा पूर्व, हलास जैसे जागीरदार सातवाहन राजाओं के साथ क्षत्रप अंतराल नहपाना 54 to 100 CE, गौतमीपुत्र सातकर्णी 86 to 110 CE, पुलुमावी 110 to 138 CE, वशिष्ठपुत्र सातकर्णी 138 to 145 CE, शिवश्री पुलुम्बी 145 to 152 E, शिवस्कंद सातकर्णी 145 to
152 E, यज्ञश्री सातकर्णी 152 to 181 E, विजया सातकर्णी दक्षिण पूर्वी दक्कन के क्षेत्रीय शासक 92 चंद्रश्री पुलुमावी 2 अभिरा ईश्वर सेनमाधरी पुत्र सकासेन हरित पुत्र सातकर्णी। पुराणक लिस्ट्स, पुराण सूचियां। विभिन्न पुराण सातवाहन शासकों की अलग अलग सूची देते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 30 आंध्र राजाओं ने 460 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इसकी कुछ पांडुलिपियों में केवल 19 राजाओं का नाम है, जिनके शासन काल में 448.5 वर्ष हैं। वायु पुराण में यह भी उल्लेख है कि 30 आंध्र राजा थे, लेकिन इसकी विभिन्न पांडुलिपियों में क्रमशः 17, 18 और 19 राजाओं का नाम है। शासन काल क्रमशः 272.5, 300 और 411 वर्ष तक जोड़ता है। इनमें से कई राजा ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं हैं। दूसरी ओर, कुछ सातवाहन राजाओं को मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य जैसे रुद्र सातकर्णी द्वारा प्रमाणित किया गया है, पुराणों में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। विभिन्न विद्वानों ने इन विसंगतियों को अलग अलग तरीके से समझाया है। आर जी भंडारकर, DC सरकार और HC रायचौधरी जैसे विद्वानों ने सिद्धांत दिया कि वायु पुराण में वंश की केवल मुख्य शाही शाखा का उल्लेख है, जबकि मत्स्य पुराण में इसकी सभी शाखाओं के राजकुमारों को एक साथ रखा गया है। विभिन्न पुराणों में वर्णित आंध्र राजाओं IST में के नाम नीचे दिए गए हैं। ये नाम एक ही पुराणों की विभिन्न पांडुलिपियों में अलग अलग हैं, और कुछ पांडुलिपियों में कुछ नाम गायब हैं। प्रत्येक पुराण के लिए नीचे दी गई सूची में सबसे विस्तृत संस्करण है। पुराणों में कृष्ण IST कृष्ण को पहले राजा के भाई के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने कब राजा सुशर्मन को उखाड़ फेंका था। अन्य सभी राजाओं को उनके पूर्ववर्तियों के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। आंध्र भृत्य के पहले राजा को स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में शूद्रक या सुरक के रूप में भी जाना जाता है। पुराना बेस्ड लिस्ट्स, पुराण आधारित सूचियां। नागराजू 30 राजाओं की पौराणिक सूचियों पर भरोसा करते हैं और निम्नलिखित शासकीय तिथियां देते हैं। सिमुका R 228 to 205 ईसा पूर्व, कृष्णा R 205 to 187 ईसा पूर्व, शातकर्णी प्रथम R 187 to 177 ईसा पूर्व, पूर्णोत्संगा R 177 to 159 ईसा पूर्व, स्कंदस्तंभी R 159 to 141 ईसा पूर्व, शातकर्णी 2 R 141 to 85 ईसा पूर्व, लंबोदरा R 85 to 67 ईसा पूर्व, अपिलका R 67 to 55 ईसा पूर्व, मेघस्वती R 55 to 37 ईसा पूर्व, स्वाति R 37 to 19 ईसा पूर्व, स्कंदस्वती R 19 to 12 ईसा पूर्व, मृगेंद्र सातकर्णी R 12 to 9 ईसा पूर्व, कुंताल सातकर्णी R 9 to 1 ईसा पूर्व, सातकर्णी 3 R 1 BC-1 CE, पुलुमावी R 1 to 36 CE, गौर कृष्ण R 36 to 61 CE, हला R 61 to 66 CE, मंडलका उर्फ पुत्तलका या पुलुमवी 2 R 69 to 71 CE, पुरिंद्रसेन R 71 to 76 CE, सुंदरा सातकर्णी R 76 to 77 CE, चकोरा सातकर्णी R 77 to 78 CE, शिवस्वती R 78 to 106 CE, गौतमीपुत्र सतकर्णी R 106 to 130 CE, वशिष्ठपुत्र उर्फ पुलुमवी 3 R 130 to 158 CE, शिवश्री सातकर्णी R 158 to 165 CE, शिवस्कंद सातकर्णी R 165 to 172, श्री यज्ञ सातकर्णी R 172 to 201 CE, विजया सातकर्णी R 201 to 207 CE, चंद्रश्री सातकर्णी R 207 to 214 CE, पुलुमावी IV R 217 to 224 CE। टुवर्ड्स अ मिड क्रोनोलॉजी, एक मध्य कालक्रम की ओर। दो पारंपरिक विचारों, लंबे और छोटे कालक्रम के अलावा एक और प्रकार का विश्लेषण है जो मध्य कालक्रम की ओर इशारा करता है, क्योंकि यह पहले से ही डॉक्टर देहजिया और अन्य द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और विशेष रूप से हाल ही में शैलेंद्र भंडारे द्वारा, जो मानते हैं सातवाहन का शासन दक्षिण भारत में पराराष्ट्रीय व्यापार, शहरीकरण और स्मारकीय वास्तुकला के फलने फूलने के साथ 3 शताब्दियों C 150 BC से 250 CE तक विस्तारित हुआ। भंडारे मानते हैं कि सिमुका ने लगभग 160 to 150 ईसा पूर्व से शासन किया था, और यह तिथि अभी भी सातवाहनों के लिए परगिटर के 460 वर्षों के साथ अच्छी तरह से फिट होगी, क्योंकि यह 300 CE के आसपास राजवंश के अंत को ठीक कर देगी। मध्य तीसरे से बहुत दूर नहीं, सदी आम सहमति के रूप में लगभग झूठ है। सिरी सातकानी और उनकी पत्नी नागनिका के बारे में भंडारे का मानना है कि उनका शासन लगभग 110 ± 20 BC का था। भंडारे सातवाहन सिक्कों के अपने विश्लेषण के आधार पर शासन के निम्नलिखित क्रम का भी सुझाव देते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी C 60 to 85 CE, वसिथिपुत्र सिरी पुलुमई CA 85 to 125 CE, वसिथिपुता सिरी सातकानी C
125 to 152 C. Vasithiputa Shivsiri Pulumai CA 152 to 160 C. Vasithiputa Siri Khada Satkani CA 160 to 165 C. Vasithiputa Vijaya Satakni CA 165 to 170 C. Siriyana Satkani CA 170 to 200 C. Gotamiput Siri Kada CA 200 to 215 C. Gotamiput Siri Vijaya Satkani C 215 to 225 C. दूसरी ओर शैलेंद्र भंडारे के काम के आधार पर थोड़े सुधार के साथ एंड्रू ओलेट 2017 ने पूरे सातवाहन राजवंश के लिए निम्नलिखित शासनों का उल्लेख किया है। वशिष्ठपुत्र श्री चिमुका सातवाहन C 120 to 96 ईसा पूर्व कृष्ण C 96 to 88 ईसा पूर्व श्री सातकर्णी CA 88 to 42 ईसा पूर्व शक्तिमंतल का सुंदर गौतमी पुत्र शिव सातकर्णी 60 C गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी C 60 to 84 C. Vashishthiputra Shri Pulumveed CA 84 to 119 C. Vashishthiputra Shri Satkarneet C 119 to 148 C. Vashishthiputra Shivashri Pulumveed CA 148 to 156 C. Vashishthiputra Shri Skand Satkarneet C 156 to 170 C. Gautamiputra Shri Ajna Satkarneet C 171 to 199 C. Gautamiputra Shri Vijay Satkarneet C 200 to 205 C. Vashishthiputra Shrikant Satkarneet CA 206 to 220 C. Mathariputra Shri Pulumveed CA 220 to 230 C. ये थे सातवाहन वंश के बारे में कुछ जानकारी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।